हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अच्छा दोस्तों, एक माइंड में आता होगा कभी कभी कि अगर हमें 10th का जो पेपर होने वाला है और उसका अगर हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा कल्पनाएं करते हुए मजा आ जाए, पूरा पढ़ ले और लिख दे, मजा आ जाए, सब नंबर हमारे ही हो जाएंगे। लेकिन भाई देखो, क्वेश्चन पेपर तो 2023 का हम आपको ला करके नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये जरूर बता सकते हैं, बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 2023 में आने वाले हैं। ठीक है, लगभग लगभग अगर आप पूरे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, पूरी केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी को हर एक लेसन में बताते चलेंगे आपको कि इस लेसन का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आप मैं कहता हूं कि आप अभी किताब रजिस्टर या पेन पेंसिल कुछ भी लेकर के बैठिए और आप उन्हें जरूर लिखिए। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चंस आने की 90% संभावनाएं सबसे ज्यादा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम छांट छांट कर टिक करके किताब में पढ़े हैं और उसमें अपना कई सारे क्वेश्चंस बैंक पढ़े, किताबें पढ़ी, उसके बाद हम इस पर पहुंचे हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये है 2023 में आ सकते हैं, इसलिए आप इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, पूरा दावे के साथ है, अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, 90+ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम एक बुक का सहारा ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए थोड़ा सा जरूरी है कि हम हर एक क्वेश्चन को जाने, इसके लिए ये चीज जरूरी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका रसायन विज्ञान का, इसलिए इस वीडियो में केवल हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में पहला लेसन आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। लेसन आपको पता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चंस जरूरी हैं वो चीज देखते हैं। सबसे पहला, आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जानना चाहिए। एक क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित। समझ में आ गया। दूसरी बात, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, समझ में आ गया। दो क्वेश्चन हमने बता दिए आपको। और उसके बाद आपकी श्रद्धा, आप रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख लीजिए। समझ में आ रहा ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भैया ये लो तुम्हारा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण C+O2 डॉट डॉट एरो करके CO2 + O कुछ करके दे दिया, आपको उसे संतुलित करना रहता है, उसे संतुलित करना सीख लीजिए, ये चीज होगी। उसके बाद इस लेसन में आपको इंपॉर्टेंट और क्या चीज है, रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़िए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़िए, किसे कहते हैं और क्या होती है, आपको इतना तो आना ही चाहिए। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया, एक एक दो दो लाइनें हैं। संयोजन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। एक एक दो दो लाइनें, आप कुछ नहीं तो केवल इनका परिभाषा जरूर याद करें, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा रहता है केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद है संक्षारण और विकृत गंधिता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं संक्षारण और विकृत गंधिता से। मैं बोलता हूं इस लेसन से चाहे एक ही क्वेश्चन आए, देखो किसी भी, हमने ऐसा देखा है किसी भी एग्जाम में आपका जो फर्स्ट लेसन होता है, शुरुआत के 1 या 2 लेसन होते हैं, उनमें से इतिहास उठा के देख लो आपने, जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि आपको पहले दूसरे लेसन को छोड़ना ही नहीं, जितना अच्छे से पढ़ पाओ, जितनी बार पढ़ पाओ, जितना याद कर पाओ, जितना समझ पाओ उतना अच्छा। समझ में आ गया ना। तो इसलिए पहला लेसन को हमने बता दिया। अब एक बार फिर से रिवीजन कर ले, क्या क्या हमने बताया। आप चाहे तो पुश करके भी लिख सकते हैं। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको आना चाहिए, अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं आपको आना चाहिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया है ना, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण से दिया आना चाहिए। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसके बाद संक्षारण और विकृत गंधिता
फुल डिटेल आना चाहिए, पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को कैसे कम किया जा सकता है, संक्षारण के कारण क्या हो सकते हैं, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे लेसन में। दूसरे लेसन में देखिए, दूसरा लेसन में आपको पढ़ना है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे पढ़िए कि जैसे जो आप पीएच के बारे में दूसरे लेसन में जरूर पढ़े होंगे रसायन विज्ञान में, अम्ल क्षार तथा लवण में, तो उसमें पीएच का महत्व दिया है कि पीएच का महत्व क्या क्या होता है। इस बार 2023 में 100% आने के फुल चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। उसके बाद और उसके बाद देखिए अम्ल के जो रासायनिक गुण है, अम्ल के जो रासायनिक गुण है उसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। जो जैसे अब जब अम्ल के रासायनिक गुण में जैसे अम्ल पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने अम्ल पढ़ा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उसके बाद आपने अम्ल के भौतिक गुण देखे। भौतिक गुण में ये चीज जरूर ध्यान देना है कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जरूर ध्यान देना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में मैं बोलता हूं पूछा जा सकता है। बहुविकल्प समझ में आया ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पकड़ के चलना। भौतिक गुण में ना इसे छोड़ना ही नहीं है। अब आ जाओ नीचे थोड़ा सा रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में आपको केवल भैया देखो बोर्ड में ना आपसे इस तरह सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि अम्लों के रासायनिक गुण बताइए, नहीं पूछेंगे सीधा सीधा अम्लों के रासायनिक गुण बताइए। आपसे पूछ लेंगे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। फंस जाओगे आप तो, है कि नहीं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप इसे समझिए, इस तरीके से आप तैयार करिए, इस तरीके से पढ़िए कि बीच से कट करके आएगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि जो अम्ल हैं अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार होंगे आपके यहां से। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, इस लाइन को याद रखना कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्वेश्चन है ये। तो उत्तर आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद क्षारक का उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, आप जरूर पढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है केवल हम उस पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप सूचक पढ़िए। सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार देख लीजिए। जैसे प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, सार्वत्रिक सूचक होते हैं ना, ये चीज देख लीजिए। ठीक है, सूचक हो गया पहला, हमने बता देख लो, एक एक चीज बताते चलने, तुरंत लिखते जाइए नहीं तो भूलते चले जाओगे। पीएच का महत्व हमने बता ही दिया। और आप उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित एक क्वेश्चन ये होगा। और उसके बाद इस लेसन में देखो कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब चीजें दी हुई हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ये 4-5 जो दिए हैं ना, एक आएगा इसमें से फिक्स है। अब वो कौन आएगा ये तो ना हमें पता भैया ना तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी आप सभी का बनाने की विधि, सूत्र और उपयोग इतना तो जरूर याद कर लीजिए। बाकी आप चाहें तो आप भौतिक गुण, रासायनिक गुण जरूर से पढ़ें, अच्छी बात है ज्यादा पढ़ना। समझ में आ गया ना, मतलब ये जो जितने लवण हैं, जितने यौगिक हैं, जैसे विरंजक चूड़ वगैरह हो गए, विरंजक चूड़, कास्टिक सोडा, तो इन सबको आप पढ़िए। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, उसके बाद देखो काम कहां पर करना है तुम लोगों को। जैसे विरंजक चूड़, ब्लीचिंग, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूड़ क्यों कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा सा अलग है ना, तो इसे ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पकड़ के चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिप्सम का निर्माण होता है, रिएक्शन आप जरूर देख करके लिख दीजिएगा।
समझ में आया? तो इस लेसन में हमने क्या क्या बताया आपको। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग कौन से लेसन में, तीसरे लेसन में। तीसरा लेसन आपका दिया हुआ है धातु और अधातु। सबसे पहले तुरंत ही बैठो भैया और सबसे पहले लेसन के बारे में जान लो। मैं बोलता हूं आपको कुछ नहीं आता, कभी कभी हम लोगों के पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम पढ़े नहीं होते, लेकिन हमें अगर ये पता हो कि ये इस लेसन का है तब हम उसको आसानी से कर सकते हैं। भाई ऐसा तो होता नहीं कि हम जितना पढ़ के जाएं उतना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना जो हमें पता ही नहीं होता कि इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर आप लेसन के बारे में पढ़ोगे ना, जैसे धातु अधातु, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये जरूर याद करिए इस लेसन में। बाकी तो बात की बात है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो बात की बात है, सबसे पहले आप लेसन के बारे में जरूर पढ़िए। तो धातु और अधातु में समझ में आया आपको क्या करना है। धातु किसे कहते हैं, धातु अधातु के भौतिक तथा भौतिक गुण और धातु अधातु के रासायनिक गुण। और धातु अधातु में अंतर बहुत पूछा जाता है, ठीक है, अंतर जरूर पढ़िए। तो लेसन के बारे में अगर आप इतना जान गए ना, मान लो कोई क्वेश्चन टच कर दिया तो आप आसानी से बता पाओगे। तो सीधा सीधा हमने क्या बताया आपको, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। धातु अधातु लेसन पर जैसे ही आप आएंगे, आपको सबसे पहले पढ़ना धातु किसे कहते हैं, जिससे कि आप लेसन को समझ सकें। दूसरा, अधातु किसे कहते हैं, ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण क्या। समझ में आया ना, उसी से लेट लपेट के इतना हो गया। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो सीधा सीधा हो गया, इतना पढ़ना चाहिए आपको। क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, अगर हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए सोने चांदी का ही यूज क्यों करते हैं हम आभूषण बनाने में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा सा अलग नजरिया है, पेपर की दृष्टि से है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। धातुओं के भौतिक गुण थोड़ी पूछेगा आपसे सीधा सीधा, बहुत कम होते हैं ऐसे पूछा जाए। आपको ये बताना, ऐसे पढ़ना है कि अगर हम आपसे जैसे पूछ रहे हैं ना कि बताओ भैया ये बताओ कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होंगे, तो आप बता लो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती, आपको ये आना जरूरी पेपर के लिए। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि भाई सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं, हम लोग सोने चांदी का ही यूज क्यों करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि धातुओं का यूज आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें चमक होती है, सोने चांदी में ज्यादा चमक होती है, इसलिए हम सोने चांदी का यूज करते हैं आभूषण बनाने में। कभी आपने देखा है लोहे का कोई हार पहना हुआ हो, नहीं देखा, क्योंकि भैया लोहे में उतनी चमक नहीं होती, थोड़ी सी भी नमी पाई तुरंत जंग लग गया, और ये देखो गले को छुहारा बना दिया, छुहारे कलर का, है कि नहीं। तो समझ में आया ना कि क्यों धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, और सोने चांदी का ही क्यों किया जाता है। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी बता रहा हूं साथ में, जो इंपॉर्टेंट है वो तो बता ही रहा हूं। अब जैसे धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती, आपको आना चाहिए इस तरीके से। तो यहां तक आपको पता हो गया। अब इसमें बहुत ही बढ़िया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं और सक्रियता श्रेणी का महत्व बताइए, ये क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन लिख लीजिए, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी का महत्व बताइए। समझ में आ गया। उसके बाद धातु एवं अधातुओं के बीच बंध, मतलब कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। आप विद्युत संयोजक बंध के बारे में पढ़िए इसमें। उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण, यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को देखो, सबसे पहले खनिज और अयस्क में अंतर आना चाहिए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए। उसके बाद अयस्क में कॉपर के अयस्क कौन कौन से होते हैं, उनका सूत्र आना चाहिए आपको। जैसे ऑक्साइड के अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ऐसे करके होते हैं ना कई सारे अयस्क, धातुओं के, यौगिकों के, तत्वों के, वो चीज आपको आना चाहिए।
तो सबसे पहला खनिज और अयस्क में अंतर याद कीजिए, क्वेश्चन लिखिए खनिज और अयस्क में अंतर, लिख लिया। उसके बाद लिखिए धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, कौन कौन से चरण या स्टेप्स होते हैं जिसमें धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उपधातु, सब बहुत जरूरी, एग्जाम्पल में जरूर पूछता है कि उपधातु को पहचानिए, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ऐसे करके आपको दे देंगे, उपधातु को पहचानना होगा। ये सभी वैसे हमने जो अभी बताया सब उपधातु, ठीक है। तो उपधातुओं का उदाहरण सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातुओं का उपयोग या क्यों बनाया जाता है, उद्देश्य जरूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं, क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपली अगर एक लाइन फिर से मैं इस लेसन के बारे में बोलूं तो सबसे पहले आपको धातु अधातु के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण आपको पता होना चाहिए, धातुओं के जो अयस्क होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए, और मिश्र धातु किसे कहते हैं और क्यों मिश्र धातुएं बनाई जाती है, ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद अगले लेसन में चलते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है केमिस्ट्री में, कार्बन तथा उसके यौगिक। सबसे पहले ना लेसन के बारे में पढ़ लो, पहला मंत्र है, मैं तो बोलता हूं सबसे पहले आप लेसन के बारे में पढ़ लो कि कार्बन क्या होता है और कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, बस इतना पढ़ो। उसके बाद लेसन का शुरुआत करो। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। कार्बन का अपर रूप किसे कहते हैं, क्वेश्चन देखिए, अपर रूप किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, लिख लीजिए कहीं पर, उदाहरण सहित समझाइए और इसको तैयार कीजिए। आप सभी लोग किताबों में है इसलिए हम केवल अभी तो इंपॉर्टेंट सी बता रहे हैं। दूसरी बात, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का उल्लेख कीजिए। जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है उसका उल्लेख कीजिए, ये चीज आपको आना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। बर्जीलियस ने एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, उस पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्बनिक पदार्थों को ना केवल जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, निर्जीवों से नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आया ये चीज। उसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत का अंत करने वाले व्यक्ति का नाम या वैज्ञानिक का नाम फ्रेडरिक होलर। आप सभी को पता होना चाहिए कि, और यहां से ऐसे करके क्वेश्चन आता है, देखो हमारे टाइम में खुद आया था ऐसे करके क्वेश्चन कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था, तो जिसका आंसर था यूरिया। सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया था 1828 ईस्वी में होलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, ठीक है। ये चीज जरूरी है, ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। उसके बाद कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन पर आया। सबसे पहले आप इतना जान लो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। हमने वैसे इन सब की वीडियोज भी बना रखी है, आप चाहे तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से सभी वीडियोज को देख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कार्बन की आधुनिक परिभाषा आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, पैराफिन किसे कहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हीं को पैराफिन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या पैराफिन किसे कहा जाता है, तो इन सभी का उत्तर एक ही है। और उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, आप सभी ने पढ़ा होगा, यही सूत्र होता है। या फिर आपसे पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र बताइए, तो भी CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर किसी भी कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध पाया जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। और एल्कीन का भी आप सूत्र याद करिए कि CnH2n माइनस CnH2n होता है, ठीक है। और उसके बाद एल्काइन आता है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो समझ में आ रहा ना हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं भैया कि एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जिस इस और एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के। मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम आपसे पूछ लें कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, आपको आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया लेसन है, अच्छे क्वेश्चन देते हैं यहां से। उसके बाद सजातीय श्रेणी पूछी जाती है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? सजातीय श्रेणी की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन तैयार कीजिए। उसके बाद है वर्तमान पद्धति, सभी क्वेश्चन लिखते चलिए सब लोग। IUPAC पद्धति का फुल फॉर्म सब लोग लिख लीजिए। मतलब क्वेश्चन बनाना चाहे तो आप ऐसे बना लेते हैं, सकते हैं कि IUPAC पद्धति, IUPAC का फुल फॉर्म बताइए, क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे। उसके बाद IUPAC पद्धति से नामकरण जो आपके लेसन में है उनका याद कर लो, कम से कम 5-10 तो याद ही कर लो। उसके बाद योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साबुनीकरण क्या है या साबुनीकरण किसे कहते हैं, ये चीज आपको पढ़ना है। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ये से लिख लीजिए। उसके बाद एथिल एल्कोहल तथा एथेनोइक अम्ल को बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग लिखना है। मतलब इस लेसन को ना ये दोनों को पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद अगले लेसन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लेसन है तत्वों का वर्गीकरण। आप इस लेसन में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले वर्गीकरण तत्व को समझ लीजिए, तत्व किसे कहते हैं। उसके बाद वर्गीकरण किसे कहते हैं या क्यों किया गया ये समझ लो। उसके बाद किया किसने वो चीज तो बात की बात, वो तो पढ़ना ही हम लोग। तो इसमें मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक की जो मूल आवर्त सारणी जो पहले आई थी 1869 ईस्वी में, उसके बारे में पढ़ना है। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का नियम बताइए, जो परमाणु भार पर आधारित थी, उसके बारे में लिखना है। कब और किसने दिया था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, कब और किसने दिया था, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी जब दी गई थी तब कितने तत्व ज्ञात थे, आपने पढ़ा होगा 63 तत्व ज्ञात थे, ये चीज लिख लीजिए क्वेश्चन में। उसके बाद मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के आपको बताने हैं महत्व, क्या महत्व थे मूल आवर्त सारणी के। हेडिंग्स में आपने पढ़े होंगे तत्वों के समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा है, नए तत्वों की खोज में सहायता की, क्योंकि जो तत्व खोजे नहीं गए थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी। तो ऐसे करके आप उनका महत्व जरूर पढ़िए। उसके बाद दोष भी पढ़िए। इस लेसन में ना मेंडलीफ, दो चीजें जरूरी, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी टोटल पढ़ लो, कब किसने दिया था, क्या लाभ थे, क्या उसमें कमियां थी। दूसरा मेंडलीफ का नियम, आधुनिक आवर्त का नियम, जिसे मोजले ने 1913 ईस्वी में दिया था, उसमें भी वही सब, मतलब मेंडलीफ के बारे में बताना है। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी हमने बता दिया ना दोस्त। उसके बाद मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी पर क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिए मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का नियम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कब और किसने दिया था, ये लिखना। तीसरा, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के गुण बताइए, गुण या विशेषता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद आप विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये याद कीजिए इस लेसन में, समझिए इसको। उसके बाद प्रारूपिक तत्व तथा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िए।
उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि परमाणु क्रमांक 11 का बताइए किस आवर्त में स्थित है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। और इस तरीके से तुम लोगों का अब ये लेसन समाप्त भी होता है, हमने बता दिए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं भैया कि अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लिए अच्छे से तो बहुत अच्छे नंबर आपके केमिस्ट्री में आने वाले। तो आप सभी लोग पढ़ें, क्योंकि अब तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ साथ आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई शिकायत, कंप्लेंट या फिर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।